हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज हम अध्याय 2 के भाग 2 को पढ़ने वाले हैं। पिछले भाग 1 में हमने पढ़ा पुष्पीय संरचना के बारे में। इस भाग में हम पढ़ेंगे पुष्पीय संरचना में पाए जाने वाले पुष्पीय अंगों एवं लघु बीजाणु जनन के बारे में। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। उससे पहले हम जान लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था पुष्पीय संरचना के बारे में। तो एक बार एक रिव्यू उसका ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, पुष्पीय संरचना एक सिंपल डायग्राम में यहाँ बना देता हूँ एक बार फिर से। एक पुष्प के अंदर कुल 4 चक्र पाए जाते हैं। कितने चक्र? पुष्प के अंदर 4 चक्र पाए जाते हैं। कौन कौन से चक्र होते हैं हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो हरे कलर का भाग जो पुष्प के नीचे आधार भाग में पाया जाता है उसे हम कहते हैं, पत्ती के समान होता है, उसे हम कहते हैं बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज, और इसे इंग्लिश में कहते हैं हम कैलिक्स। ये एक चक्र हुआ। दूसरा चक्र रंगीन भाग, पुष्प का रंगीन भाग जो होता है, ये रंगीन भाग पुष्प का दूसरा चक्र होता है जिसका नाम होता है दल पुंज। दल पुंज, या इसे इंग्लिश में हम कोरोला भी कहते हैं। आगे अगला भाग पुष्प का, इसे हम पुमंग कहते हैं। ये पुष्प के नर युग्मक को बनाता है। इसको इंग्लिश में एंड्रोशियम कहा जाता है। अगला पुष्प का भाग होता है जो कि पुष्प का मादा युग्मक बनाता है। इसे हम जायांग कहते हैं। जायांग, या इंग्लिश में गायनोशियम। अब पुष्प में ये 4 चक्र पाए जाते हैं, बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायांग। अब ये जो यहाँ पर मैंने आपको नाम लिखे हैं, ये नाम जो है ये इनके सम्मिलित रूप है। इनके सम्मिलित रूप है। यदि इनकी एक इकाई की बात करें तो एक इकाई का नाम ये होगा बाह्यदल पुंज का नाम, हिंदी में इसे बाह्यदल कहते हैं, और इंग्लिश में सेपल। दलपुंज की बात करें तो दलपुंज इसे कहते हैं दल या पेटल, इसकी एक इकाई। पुमंग, पुमंग को हम कहते हैं स्टेमन, सॉरी पुंकेसर, इसका अंग्रेजी नाम या इंग्लिश नेम स्टेमन। वैसे ही जायांग का स्त्री केसर, या इंग्लिश में पिस्टिल या कार्पल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये तो हुए इस सारे दल के नाम सम्मिलित रूप में और इकाई रूप में। अब हम जानते हैं कि इसके आवश्यक भाग कौन से होते हैं और सहायक
भाग कौन से होते हैं? तो आवश्यक भाग इसमें पाए जाते हैं एक तो पुमंग और जायांग। पुमंग और जायांग क्यों आवश्यक भाग है? क्योंकि पुमंग जो है वो नर युग्मक का निर्माण करता है और जायांग जो है वो मादा युग्मक का निर्माण करता है। तो पुमंग के अंदर नर युग्मक बनते हैं और जायांग में मादा युग्मक बनते हैं। अब पहले हम डिस्कस करते हैं कि इन पुमंग के अंदर कितने भाग पाए जाते हैं, ये कितने भागों से बना होता है। ये 2 भागों से बना होता है पुमंग। 2 भागों से कौन से? इसके ऊपरी भाग को हम कहते हैं परागकोश, परागकोश, या इंग्लिश में इसे एंथर कहते हैं। इस एंथर के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। ये एंथर या परागकोश 2 पालियों का बना होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके नीचे वाले भाग को हम कहते हैं पुतंतु, पुतंतु या फिलामेंट। इसके बीच में एक और भाग यहाँ पर होता है जो कि पुतंतु और परागकोश को जोड़ता है, जिसे हम कहते हैं कनेक्टिव। पर हम जो पुमंग है उस पुमंग में 2 ही भागों से मिलकर बना हुआ इसको कहेंगे परागकोश और पुतंतु। अगला जायांग की अगर हम बात करें तो जायांग में 3 भाग पाए जाते हैं। सबसे ऊपरी भाग जिसे हम वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। बीच वाला भाग इसे वर्तिका कहा जाता है, वर्तिका, वर्तिका या स्टाइल। और सबसे नीचे वाला भाग कहलाता है अंडाशय, अंडाशय या ओवेरी। इस नीचे सबसे नीचे वाले भाग अंडाशय के अंदर उपस्थित होता है बीजांड। इस बीजांड के अंदर इसे कहते हैं हम बीजांड, या इंग्लिश में इसे ओव्यूल कहते हैं। इस बीजांड के अंदर एक सेल या अंड कोशिका उपस्थित होती है जो कि मादा युग्मक को बनाती है। अंड कोशिका या एग सेल। तो आपको समझ में आया, जो परागकोश होते हैं, परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है। परागकण जिन्हें हम इंग्लिश में पोलन ग्रेन कहते हैं। ये पोलन ग्रेन्स या परागकण नर युग्मकों का निर्माण करते हैं, और जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर बीजांड में अंड कोशिका उपस्थित होती है जो कि मादा युग्मक को निर्मित करती है। मादा युग्मक यहाँ पर लिख लेते हैं हम, मादा युग्मक और नर युग्मक। पुष्प के अंदर जो नर भाग होता है वो होता है एंड्रोशियम या पुमंग, और मादा भाग जो होता है वो होता है गाइनोशियम या जायांग। तो ये पुमंग जो है ये नर युग्मक का निर्माण करता है, और जो जायांग है वो मादा युग्मक का निर्माण करता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। जो परागकोश जो होता है, इस परागकोश के अंदर नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं परागकोश। परागकोश
की संरचना जो होती है वो होती है दो पालियों की बनी हुई, जैसे हम बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। यदि हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ से इसको काट कर देखते हैं तो इसके अंदर हमको मिलेंगे परागकण। ये परागकण होते हैं नर युग्मक। ये नर युग्मक बाद में यहाँ से किसी भी माध्यम के द्वारा, जैसे मनुष्य हुआ, कोई जानवर हुआ, हवा, पानी इत्यादि के द्वारा ये जो परागकण होते हैं, ये परागकण यहाँ से इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं और यहाँ स्थानांतरित होने के बाद में ये परागकण अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर एक नलिका का निर्माण करते हैं। इस नलिका को हम क्या कहते हैं? पराग नलिका। तो इस पराग नलिका के दौरान इस परागकण से नर युग्मक निकलते हैं और नर युग्मक निकलकर इस मादा युग्मक से मिलते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलकर निषेचन की क्रिया करेंगे और युग्मनज का निर्माण करेंगे। ये युग्मनज आगे विकसित होकर एक भ्रूण का निर्माण करेगा और यह भ्रूण से बाद में नए पौधे का निर्माण होगा। पुष्प के आवश्यक और सहायक अंगों की बात करें तो कौन कौन से आवश्यक और सहायक अंग होते हैं? आवश्यक अंग कौन कौन से? आवश्यक अंग, तो आवश्यक अंगों में पुमंग एवं जायांग, क्योंकि ये नर और मादा युग्मक का निर्माण करते हैं इसलिए इन्हें आवश्यक अंग कहते हैं। दूसरे जो जनन की क्रिया में सहायता करते हैं उन्हें सहायक अंग कहते हैं। सहायक अंग में कौन कौन से? बाह्य दलपुंज और दलपुंज। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया आवश्यक और सहायक अंग कौन कौन से होते हैं पुष्प के अंदर। अब हम पढ़ते हैं पुष्प के नर जनन भाग या नर युग्मक को बनाने वाले भाग पुमंग के बारे में या एंड्रोशम के बारे में। पुमंग या एंड्रोशियम। ये पुष्प का नर भाग बनाता है और इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इसका ऊपरी भाग परागकोश या एंथर कहलाता है और निचला भाग पूतंतु या फिलामेंट कहलाता है। पुमंग का ऊपरी भाग एंथर या परागकोश जिसमें परागकणों का निर्माण होता है, जिसमें परागकण या पोलन ग्रेन का निर्माण होता है और ये पोलन ग्रेन या परागकण नर युग्मक को बनाते हैं, नर युग्मक को बनाते हैं। तो परागकोश के यदि हम यहाँ से ट्रांसवर्स सेक्शन को काट कर देखते हैं तो हमको कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना दिखाई देती है।
परागकोश के अंदर लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाती है। परागकोश जो है वो बाइलोब्ड या दो पालियों का बना हुआ स्ट्रक्चर या संरचना होती है। ये दो पालियाँ हैं, दो पालियाँ, या हम इसे बाइलोब्ड भी कहते हैं, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ये दो पालियों के अंदर 4 लघु बीजाणुधानियाँ उपस्थित होती है। ये 4 लघु बीजाणुधानियाँ परागकोश के अंदर पाई जाती है और इन लघु बीजाणुधानियों के अंदर परागकणों का निर्माण होता है और ये परागकण क्या बनाते हैं? नर युग्मक बनाते हैं, लघु बीजाणुधानी। या इन्हें इंग्लिश में माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। और इन लघु बीजाणुधानियों के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणु का निर्माण इसमें होता है और इन लघु बीजाणुओं को हम परागकण भी कहते हैं या परागकण। तो लिखते हैं इसके बारे में कि पुमंग में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं और इसमें कहाँ पर नर युग्मक का निर्माण होता है। तो पुमंग के बारे में लिखते हैं। पुमंग का ऊपरी भाग या पुमंग ऐसे लिखते हैं, पुमंग 2 भागों से मिलकर बना होता है। 2 भाग कौन कौन से? ऊपरी भाग परागकोश और निचला भाग पूतंतु। पूतंतु जो है पुष्प के आधार से या बेस से जुड़ा होता है। 2 भागों से मिलकर बना होता है। ऊपरी भाग परागकोश या एंथर कहलाता है और इसी परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है। परागकोश के अंदर या परागकोश 2 पालियों या बाइलोब्ड से बनी हुई संरचना होती है। इसमें कुल 4 लघु बीजाणु धानियाँ उपस्थित होती है और एक पाली में 2 लघु बीजाणु
धानियाँ पाई जाती है। इन्हीं लघु बीजाणु धानियों के अंदर लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। ये परागकोश है और इस परागकोश का जो संरचना होती है वो दो पालियों से बना होती है। एक पाली ये और दूसरी पाली ये। तो इस तरीके से इसे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कहते हैं और इसमें कुल 4 लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाती है। 1 2 3 4 ये 4 लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाती है और इन्हीं 4 लघु बीजाणु धानियों के अंदर परागकणों का या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो आगे लिखते हैं हम, पुमंग का निचला भाग पूतंतु या फिलामेंट कहलाता है, जो कि पुष्प के आधार से जुड़ा होता है। ये जो परागकोश के निचला वाला भाग होता है इसे हम फिलामेंट कहते हैं और ये फिलामेंट जो है, फिलामेंट या पूतंतु, ये पुष्प के निचले भाग या आधारी भाग जिसे हम बेस भी कहते हैं उससे जुड़ा होता है और ये परागकणों के निर्माण में सहायक होता है। तो आपको समझ में आया कि पुमंग के अंदर या एंड्रोशियम में कहाँ पर नर युग्मकों का या परागकणों का निर्माण होता है। अगर हम बात करें तो पुमंग जो है वो पुमंग बाइलोब्ड स्ट्रक्चर या 2 पालियों से बना हुआ संरचना होती है और इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट कर देखते हैं तो इसके अंदर 4 लघु बीजाणु धानियाँ उपस्थित होती है और इन्हीं लघु बीजाणु धानियों के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण लघु बीजाणु जनन कहलाता है। तो ये लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? ये परागकोश के अंदर होती है। परागकोश के अंदर लघु बीजाणु धानियाँ प्रेजेंट होती है या उपस्थित होती है, उनके अंदर यह लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है। तो पुष्प के नर भाग पुमंग के अंदर, पुमंग या एंड्रोशियम में परागकोश के अंदर लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है और इस क्रिया के फलस्वरूप परागकणों का निर्माण होता है। नीचे वाला भाग पूतंतु कहलाता है, हम जानते हैं, फिलामेंट इंग्लिश में इसे कहते हैं। चलिए समझते हैं। परागकोश जो है वो 2 पालियों से मिलकर बना हुआ होता है। यदि हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो इस ट्रांसवर्स सेक्शन में हमको परागकोश के अंदर दो पालियां दिखाई देगी और हर एक पाली के अंदर 2 लघु बीजाणु धानियां उपस्थित होगी।
इन्हें हम लघु बीजाणु धानी कहते हैं। लघु बीजाणु धानी। इन लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो ये 4 उपस्थित होती है। अब इन लघु बीजाणु धानियों को इंग्लिश में हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। लघु बीजाणु धानी के इस भाग को, किसी एक भाग को ले लेते हैं हम, इस भाग को ले लेते हैं। इस भाग को हम यदि बड़ा करके देखते हैं तो इसमें लघु बीजाणुओं का निर्माण किस प्रकार से होता है हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हम समझते हैं इसके अंदर कोशिकाएं उपस्थित होती है जिन्हें हम कहते हैं अधोस्तरीय कोशिकाएं। अधोस्तरीय कोशिकाएं, ये अधोस्तरीय कोशिकाएं जिन्हें हम अंग्रेजी में या इंग्लिश में हम कहते हैं हाइपोडर्मल सेल। ये हाइपोडर्मल सेल आकार में बड़ी होकर प्रपशु कोशिकाएं बनाती है। इन प्रपशु कोशिकाओं को इंग्लिश में हम आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। प्रपशु कोशिका के अंदर विभाजन होता है और ये विभाजन करके 2 कोशिकाएं निर्मित करती है। प्राथमिक वित्तीय कोशिका और दूसरी प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका। यदि इनके इंग्लिश नाम हम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। इसे कहते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल और इसे प्राइमरी माइक्रो स्पोरोजेनस सेल। ठीक है। अब ये जो प्रपशु कोशिकाओं से जो 2 कोशिकाएं बनती है, इसमें से जो पहली प्राथमिक वित्तीय कोशिका है ये परागकोश के स्तरों का निर्माण करती है और दूसरी जो है प्राथमिक पुबीजनन कोशिका ये लघु बीजाणुओं का या परागकणों का निर्माण करती है। तो पहले हम समझते हैं इसको प्राथमिक वित्तीय कोशिका। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जो प्राथमिक वित्तीय कोशिका जो होती है ये प्राथमिक वित्तीय कोशिका अपने अंदर विभाजन करके परागकोश के स्तरों का निर्माण करती है। ये 3 स्तरों का निर्माण करती है। सबसे बाहरी स्तर कहलाता है बाह्य स्तर। ये जो मैं बना रहा हूँ ये है बाह्य स्तर। ये परागकोश को बाहरी आघातों से बचाने का काम करता है या इसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इसे हम कहते हैं बाह्य स्तर। और ये विभाजन करके अंदर 1 से 3 मध्य स्तर का ये प्राथमिक वित्तीय कोशिका निर्मित करती है। 3 स्तर जिन्हें हम मध्य स्तर कहते हैं, 1 से 3 स्तर, ये इसका मध्य स्तर है। अब इसके अंदर एक और स्तर होता है जिसे हम कहते हैं पोषण स्तर।
सॉरी ये बाह्य स्तर, मध्य स्तर है, मध्य स्तर, ये पोषण स्तर है, सबसे अंदर पोषण स्तर। तो यहाँ पर परागकोश में 3 स्तरों का निर्माण होता है, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम। ये सबसे अंदर वाला टेपिटम। तो इस प्राथमिक भित्ति कोशिका का क्या काम होता है? परागकोश की स्तरों का निर्माण करना। दूसरा है प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। ये प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका अपने अंदर सबसे पहले क्या करती है? समसूत्री विभाजन करती है। समसूत्री विभाजन करके 2 कोशिकाएं निर्मित करती है। यहाँ पर मैं एक ही बना रहा हूँ, चलिए 2 बना देते हैं, ठीक है। प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका समसूत्री विभाजन करके 2 कोशिकाएं बनाती है, अपने जैसी 2 कोशिकाएं बनाती है। फिर प्रत्येक कोशिका अपने अंदर अर्धसूत्री विभाजन करके 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये भी अर्धसूत्री विभाजन करके 4 कोशिकाओं को निर्मित करेगी। तो इन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, शॉर्ट में इसे MMC भी कहते हैं। मात्र कोशिका इसे कहा जाता है। इन्हीं मात्र कोशिकाओं से परागकणों या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं से कितने स्तर बन रहे हैं? 3 स्तर बन रहे हैं, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम। तो यहाँ लिख लेते हैं हम बाह्य स्तर, ये बाह्य स्तर का क्या काम होता है? इसका काम होता है परागकोश को बाहरी आघातों से बचाना या प्रोटेक्ट करना। मध्य स्तर, यहाँ पर 1 से 3 मध्य स्तर पाए जाते हैं और ये तीनों 1 से 3 मध्य स्तर जब परागकोश परिपक्व होता है तो परिपक्व होने के बाद में ये लुप्त हो जाते हैं, मध्य स्तर लुप्त हो जाता है। अंतिम होता है अंतिम स्तर टेपिटम। ये टेपिटम जो है, ये जो परागकण बनते हैं उन परागकणों को पोषण प्रदान करता है। तो परागकण कहाँ से पोषण लेते हैं? ये सबसे अंदर किस स्तर के ज़्यादा संपर्क में है? ये टेपिटम के संपर्क में है और इस टेपिटम से ये क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं और पोषण प्राप्त करके नर युग्मकों को बनाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया? इसे आप लघु बीजाणु मात्र कोशिका कर लीजिए। लघु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब हम समझते हैं कि परागकोश में जब तीनों स्तरों का निर्माण हो जाता है तब ये किस प्रकार से दिखाई देता है। फिगर TS ऑफ एंथर, एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन। सबसे आंतरिक पहली स्तर जिसे हम बाह्य स्तर कहते हैं, या इसका नाम होता है एपिडर्मिस।
ये सबसे बाह्य स्तर जिसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। इसके बाद 1 से 3 स्तर मध्य स्तर की होती है, या इन्हें हम मिडिल लेयर भी कहते हैं। ये 1 से 3 तक होती है। ये है मध्य स्तर। ये 1 से 3 तक हो सकती है। इसके अंदर उपस्थित होती है पोषण स्तर, जिन्हें हम टेपिटम कहते हैं। पोषण स्तर जिसका नाम होता है टेपिटम। मैं एक रफली डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ। यह है टेपिटम। यह पोषण स्तर कहलाता है, जो कि परागकणों को पोषण प्रदान करता है। पोषण स्तर। मध्य स्तर 1 से 3 होती है, और ये जब परागकोश परिपक्व होता है तो यह लुप्त हो जाता है। परागकोश परिपक्व और ये लुप्त हो जाती है। इसे मध्य स्तर या मिडिल लेयर भी कहते हैं। यहाँ पर मिडिल लेयर लिख देता हूँ मैं, मिडिल लेयर। या मध्य स्तर। एपिडर्मिस जिसे बाह्य स्तर कहते हैं। इस बाह्य स्तर के अंदर वाली साइड में, अंदर की तरफ, यहाँ पर अंदर की साइड में जो थिकनिंग होती है, जो मोटाई होती है, उसे हम कहते हैं एंडोथीशियम। ये एंडोथीशियम इसमें थिकनिंग होती है सेल्यूलोज की, थिकनिंग ऑफ सेल्यूलोज। यह सेल्यूलोज क्या करता है, जो वातावरण में नमी होती है या ह्यूमिडिटी होती है उसको एब्जॉर्ब करता है, सोखता है, एब्जॉर्ब ह्यूमिडिटी। तो ये पूरा जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये किसकी है, परागकोश की संरचना है, उसके स्तरों की संरचना है। तो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे परागकण की संरचना और जायांग के बारे में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।